अक्सर ये कहा जाता है कि रेसलर्स जब भी रिंग में उतरते हैं तो वो हमें एंटरटेन करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। कुछ लोग इस बात पर शक करके ये बोलते हैं कि इसमें थोड़ा दिखावा ज्यादा होता है, लेकिन सच तो ये है कि कुछ रेसलर्स असल में मैच के दौरान या उसके तुरंत बाद ही मौत का शिकार हो चुके हैं। खुशकिस्मती से ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा पूरी दुनिया में हो चुका है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, मैक्सिको, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में ऐसी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 ट्रेजिक टाइम्स अ रेसलर डाइड इन द रिंग। नंबर 10, गैरी ऑलब्राइट। भले ही वो अमेरिका से थे और उन्होंने यूएस और कनाडा में बहुत से प्रमोशंस के लिए काम किया था, जिसमें स्टीव हार्ट की स्टैम्पीड टेरिटरी भी शामिल है। गैरी ऑलब्राइट ने खास तौर पे जापान में रेसलिंग की थी और 90 के दशक में वो यूएफडब्ल्यूआई और ऑल जापान दोनों के लिए काफी सफल रेसलर थे। एक ऐसा होनहार शौकिया रेसलर जिसकी जोरदार सुप्लेक्स और सबमिशन की स्टाइल लैंड ऑफ द राइजिंग सन के लिए एकदम परफेक्ट थी। 7 जनवरी 2000 को ऑलब्राइट अपने दौरे पर थे और वर्ल्ड एक्सट्रीम रेसलिंग शो में परफॉर्म कर रहे थे, जो कि उनके ससुर आफा आनावाही प्रमोट कर रहे थे। लुसिफर ग्रिम के खिलाफ हेजल्टन पेंसिल्वेनिया में खेलते हुए गैरी को एक कटर जैसी मूव मारी गई, जिसके बाद वो नहीं उठे। ग्रिम, जिनका असली नाम बिल ओवेंस था, वो ऑलब्राइट का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने तुरंत भाप लिया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वो अपनी पीठ के बल लेट गए और ऑलब्राइट ने अपना हाथ उनके ऊपर रख दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी लाइन के मुताबिक तय जीत हासिल की। जिसके बाद ओवेंस ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। शो पर एक और रेसलर, जो कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे ट्रेनिंग ले चुके थे, उन्होंने सीपीआर देना शुरू किया, जिसके बाद डॉक्टर वहां आए और उन्होंने हार्ट अटैक से गैरी की मौत की पुष्टि कर दी। जांच में पता चला कि ये 36 साल का रेसलर डायबिटीज से जूझ रहा था और इनके दिल का आकार भी बड़ा हो गया था, साथ ही कई सारी नसें भी ब्लॉक हो गई थी। नंबर 9, ओरो। रेसलर्स के परिवार का एक डेयर डेविल, जिसके साथ स्टाइल की तुलना उनके ही ग्रुप के रे मिस्टीरियो जूनियर से की है। ओरो अपने 22वें जन्मदिन के कुछ ही महीनों दूर थे और भविष्य में मैक्सिको के EMLL प्रमोशन का एक बड़ा स्टार बनने की तैयारियों के दौरान ही वो समय आया जब दुर्घटना हो गई। मैक्सिको सिटी के एरेना कोलिजियो में 6 मैन टैग के सेमी मेन इवेंट में रेसलिंग करते हुए ओरो की मौत के पीछे कोई बहुत शानदार हवा में उड़ते हुए की गई मूव का गलत होना या किसी दूसरी खतरनाक मूव का हाथ नहीं था, बल्कि ये उनके विरोधियों में से एक का उनकी छाती पर मारा गया एक चॉप था। हालांकि ये मूव के कारण नहीं हुआ, बल्कि उस झटके के कारण हुआ जो ओरो के हमेशा की तरह मार खाकर गिरने पर लगा और उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। ओरो उस चॉप मूव को खतरनाक दिखाने के लिए काबाशी बम्प करना चाहते थे, जिसमें पीछे की तरफ गुलाटी मार के सर पर गिरना होता है, वैसे ही जैसे ऑल जापान के केंटा काबाशी ने किया था कुछ ही समय पहले स्टीव डॉक्टर डेथ विलियम्स के साथ खेले गए काफी जाने माने मैच में। बदकिस्मती से ओरो गिर गए, उनकी धड़कनें धीमी पड़ गईं और चलते हुए मैच के बीच से ले जाने के दौरान एम्बुलेंस में चढ़ाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। नंबर 8, मूनडॉग स्पॉट। अगर आपने 80 के दशक के बीच में कोई भी WWE शो देखा होगा तो इस बात की काफी उम्मीद है कि आपने ऐसा मैच जरूर देखा होगा जिसमें मूनडॉग्स थे। स्पॉट और रेक्स दाढ़ी वाले अजीब लोग थे जो कटी फटी हुई जीन्स पहनकर और चबाई हुई हड्डी लेकर रिंग में आते थे। पक्के तौर पे यादगार, ये एक बार के WWE टैग टीम चैंपियंस, WWE के अच्छे रेसलर्स की लिस्ट में हमेशा से थे और उन्होंने कंपनी छोड़ने के बाद भी अपना खेल जारी रखा। जाने माने स्पॉट और मूनडॉग कूजो के अलावा पिछले कई सालों में 30 अलग अलग मूनडॉग्स रह चुके हैं। रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्जर ने तब इसको द बेस्ट फ्यूड ऑफ 1992 कहा, जब वो जेरी लॉलर और जेफ जेरेट से मेम्फिस में लड़ रहे थे। रिदम और ब्लूज के होम टाउन में 29 नवंबर 2003 को किंग के स्पेशल बर्थडे बैश शो के दौरान रेसलिंग करते हुए स्पॉट को 51 साल की उम्र में जानलेवा हार्ट अटैक आया। स्पॉट, जिनका असली नाम लैरी वेन बुकर था, वो मूनडॉग पपी लव के साथ एक टीम में थे और 3 अलग अलग टीम, जिसमें रॉक एंड रोल एक्सप्रेस भी शामिल थे, से एक कंसेशन स्टैंड ब्रॉल में टक्कर ले रहे थे और तभी उनका घुटना कुछ अजीब ढंग से फंस गया। रेफरी ने उन्हें चेक किया और सब ठीक होने का इशारा करके मैच को जारी रखा, जिसके कुछ ही समय बाद बुकर रिंग में ही गिर गए। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की और परेशान रेसलर्स के साथ साथ बुकर का परिवार देखता रहा और दुआ करता रहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। नंबर 7, मित्सुहारू मिसावा। आज तक के दुनिया के सबसे शानदार रेसलर्स में से एक के तौर पे जाने जाने वाले मित्सुहारू मिसावा लगातार बेहतरीन खेल दिखाते थे। पहले ऑल जापान प्रो रेसलिंग के लिए और फिर प्रो रेसलिंग नोहा के लिए, वो कंपनी जिसके बनने में उन्होंने काफी मदद की थी। ऑल जापान के बुकर और प्रेसिडेंट जायंट बारबारा की मौत के बाद 1981 में शुरुआत करने के बाद मिसावा को पहली बार शोहरत उनके खुद के किरदार में नहीं बल्कि टाइगर मास्क के दूसरे अवतार के रूप में मिली, जिसके बाद 1990 में उन्होंने मास्क हटाया और आगे जाकर आने वाला पूरा
पूरा दशक अपने नाम कर लिया। वो सारे मैच जो मिसावा ने खेले, जिसमें उनके विरोधी केंटा काबाशी, तोशियाका कावाडा और अकीरा टाउए थे, जिन्होंने मिलकर 4 पिलर्स ऑफ हेवन बनाया था, ये सब पूरी तरह जोरदार टक्कर मारने वाले स्टाइल पेश करते थे, जो कि अक्सर लापरवाही तक पहुंच जाता था। कई सालों से चली आ रही छोटी बड़ी चोट ने 13 जून 2009 में मिसावा को अपनी जकड़ में ले लिया, जब उन्हें GHC टैग टीम टाइटल मेन इवेंट में एक बैक सुप्लेक्स मारी गई और चोट लगने पर वो लड़खड़ाने लगे। दर्शकों में मौजूद एक डॉक्टर ने CPR देने की कोशिश की, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद सिर्फ 46 साल के मिसावा को मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि मिसावा के परिवार ने ये मांग की कि उनकी मौत की असल वजह दुनिया को न बताई जाए, लेकिन ये माना जाता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। नंबर 6, लैरी कैमरन। लेथल लैरी कैमरन एक अच्छे अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर थे और NFL और CFL दोनों के लिए खेल चुके थे, लेकिन उनका करियर चोट के कारण ज्यादा लंबा नहीं चल सका। कैमरन ने इसके बाद प्रो रेसलिंग में जाने का फैसला किया। पुराने बॉडी बिल्डिंग चैंपियन को प्रमोटर एड शार्की ने ढूंढ निकाला और उसके बाद उन्हें स्टीव हार्ट के बदनाम डंजन में ट्रेनिंग दी गई। वो स्टैम्पीड के लिए एक स्टार थे और वहाँ वो सबसे आखिरी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी थे। लैरी ने WWE के लिए ट्रायल्स दिए और WCW में बच रीड के साथ मिलकर और टेडी लॉन्ग को मैनेजर के तौर पे लाकर कुछ मैच खेले और साथ ही न्यू जापान के साथ भी दौर किए थे, जिसके बाद वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी में ऑटो वॉन्स के कैच रेसलिंग एसोसिएशन के साथ काम करते हुए सेटल हो गए। भले ही वो कद काठी में बेहतरीन थे, लेकिन कैमरन का इतिहास दिल की समस्या से भरा हुआ था, जिसके पीछे का कारण स्टेरॉइड को माना जाता था और एक बार उन्हें न्यू जर्सी में हो रहे एक इंडिपेंडेंट शो में उनकी ऊपर नीचे होती धड़कन के कारण ही रेसलिंग करने से रोक दिया गया था। 13 दिसंबर 1993 को उन्हें एक हार्ट अटैक आया जब वो ब्रेमेन में ब्रिटेन के टोनी सिनक्लेयर के खिलाफ रेसलिंग कर रहे थे। उन्हें चौथे राउंड के बाद पता था कि वो मुसीबत में है और उन्हें बैक स्टेज लाया गया, जहां उन्हें जिंदा रखने की कोशिश की गई, लेकिन एम्बुलेंस आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। वो सिर्फ 41 साल के थे। नंबर 5, माइक डिबियासी। भले ही ज्यादातर फैंस सिर्फ आयरन माइक डिबियासी को WWE स्टार टेड डिबियासी के सौतेले पिता के तौर पे ही जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने टेड की मां और साथी रेसलर हेलन हिल्ट से शादी की थी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद भी एक प्रतिभाशाली और बेहतरीन रेसलर थे। 1950 में शुरुआत करने के बाद अगले 2 दशक में माइक ने AWA, NWA और बाकी कई प्रमोशंस में टाइटल जीते और एक ऐसे हील के तौर पे जाने जाते थे जो कि दर्शकों को गुस्सा दिला सकता था और लोग भी उनसे नफरत करते थे। लोग उनसे इतनी नफरत करते थे कि वो बॉक्सिंग के जाने माने और पुराने लाइट हैवीवेट चैंपियन आर्ची मूर के खिलाफ उनकी आखिरी फाइट में रिंग में पहुंच गए, जो कि नॉकआउट किंग के तौर पे जाने जाते थे। हालांकि ये काफी हद तक काम कर गया। जब डिबियासी ने इसे एक रेसलिंग मैच में बदलने की कोशिश की, तभी रेफरी ने तीसरे राउंड के अंत में मैच खत्म होने की घोषणा कर दी। तब आयरन माइक रेसलिंग मैन माउंटेन माइक थे, जो असल में एक पहाड़ जैसे आदमी थे। जब 2 जुलाई 1969 को मैच खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। हार्ले रेस ने डिबियासी को CPR दिया और फिर उनके साथ एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक गए, जहां उन्हें 45 की उम्र में मृत घोषित कर दिया गया। भले ही ये तब हुआ हो जब वो रिंग में थे, लेकिन डिबियासी के हार्ट अटैक का असल कारण था बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, जिसको उनके दिल की बीमारियों ने और बुरा कर दिया। नंबर 4, किंग कॉन्ग कर्क। यूनाइटेड किंगडम के जॉइंट प्रमोशंस के लिए लड़ाकू और विशालकाय रेसलर के तौर पे पुराने रग्बी प्लेयर मैल्कम कर्क को लोग किंग कॉन्ग कर्क के नाम से जानते थे। इसका कारण था ब्रिटिश रेसलिंग का बढ़ता हुआ नाम, जिसका श्रेय 1970 और 80 के दशक में टीवी पर आने वाले वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम को जाता है। अपने सबसे शानदार दौर में कर्क ने एंड्रे द जायंट और ब्रेट हार्ट जैसे रेसलर्स के खिलाफ खेला था और अक्सर ही अपने साथी जायंट हेस्टेक्स, जो कि एक सुपर हैवीवेट विलन के साथ टैग टीम में आते थे। उनका करियर और जीवन 23 अगस्त 1987 को अविश्वसनीय अंदाज में खत्म हुआ, जब उन्होंने किंग केंडो, जिन्हें केंडो नागासाकी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ टीम बनाकर बिग डैडी और ग्रेग वैलेंटाइन, नहीं ये वाले नहीं, के खिलाफ मैच खेला। सैकड़ों दाव लगाने वाले लोगों के सामने ग्रेट यारमूथ के हिपोड्रोम में बिग डैडी के जाने माने स्प्लैश को झेलने के बाद कर्क नीले पड़ गए और मैट पर बिना हिले डुले पड़े रहे। रेसलर्स और रिंग के किनारे खड़े लोगों ने CPR देने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाने और एम्बुलेंस में ले जाने के लिए 8 रेसलर्स की जरूरत पड़ी और जब तक उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मैल्कम कर्क 51 साल के थे। इस घटना के बाद जांच शुरू की गई, लेकिन किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया गया, क्योंकि ये पता चल गया था कि वो पहले से बीमार थे और ये प्राकृतिक मौत थी। शायद वो बिग डैडी की स्प्लैश के पहले ही मर चुके थे। नंबर 3, सिल्वर किंग।
सिल्वर किंग एक ऐसा नाम है जिसे शायद ज्यादातर फैंस 90 के दशक के आखिर में उनके WCW के दिनों में जानते होंगे, लेकिन इस ल्यूचाडोर का करियर टर्नर की कंपनी में काम करने के पहले और उसके बाद भी काफी अच्छा था। महान डॉक्टर वैगनर के बेटे सिल्वर मैक्सिको में एक बड़े स्टार थे और जापान में भी काफी सफल रहे थे, जहां उन्होंने सिल्वर किंग और ब्लैक टाइगर के तीसरे अवतार दोनों के तौर पे परफॉर्म किया था। इनका असली नाम सीजर गोंजालेस था और ये 2006 की फिल्म नाचो लिब्रे में एक विलन रामसेस के तौर पे दिखे, जिसमें वो जैक ब्लैक के मास्क्ड हीरो के ऑपोजिट में थे। जब तक सिल्वर किंग का सामना जुवेंटेड गुरेरो से लूचा लिब्रे लंदन शो में 11 मई 2019 को कैमडेन में हुआ, तब तक साफ तौर पे उनका करियर ठंडा पड़ चुका था। वो कम से कम रेसलिंग करते थे जिससे कि वो दूसरों को ट्रेनिंग दे सके और शो प्रमोट कर सके। भले ही उन्होंने मैक्सिको में परफॉर्म करने के लिए जरूरी मेडिकल टेस्ट पास कर लिया था, लेकिन माना जाता है कि गोंजालेस को पहले से ही कोई बीमारी थी और उन्हें द जूस के खिलाफ अपने मैच में हार्ट अटैक आ गया। हद तो तब हो गई जब गोंजालेस के हिलना बंद करने के बाद ना तो जुवेंटेड और ना ही रेफरी को ये समझ आ रहा था कि क्या करना है, और किसी के भी आकर उनका इलाज करने में काफी समय लग गया और वहाँ एम्बुलेंस आ पाती इससे पहले ही सिल्वर किंग ने 51 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 2, प्लम मैरिको। प्लम मैरिको के तौर पे रेसलिंग करने वाली मैरिको उमेडा की मौत की शायद सबसे दुखद बात ये थी कि अगर सही समय पे समझ आ जाता तो शायद ये सब होने से बचाया जा सकता था। मैरिको हिरोशिमा में JWP कार्ड पर 16 मार्च 1997 को एक टैग टीम मैच खेल रही थी जब उनके विरोधियों में से एक मायूमी ओजाकी ने उन्हें लाइगर बॉम्ब मारा। वो बेहोश हो गईं और मैच रोक दिया गया। जब रिंग में मौजूद लोगों ने ये ध्यान दिया कि वो खराटे ले रही हैं, जो कि दिमाग में खून बहने की निशानी है, उसी शाम को उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाकर दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी मैरिको कभी होश में नहीं आई। उनके पिता के कहने पर उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया, लेकिन ये माना जाता है कि दिमाग में इन्फेक्शन के कारण बने पस और खोपड़ी की हड्डी टूटने के कारण उनकी मौत हुई। कथित रूप से वो अपनी शारीरिक हालत के बारे में लंबे समय से शिकायतें करती रहती थी। वहीं JWP के लोगों ने ये ध्यान दिया कि वो हाल फिलहाल में काफी थकी हुई सी लगती थी। मुश्किलों और कई बार कंकशन से जूझने के बावजूद भी प्लम मैरिको ने किसी भी मैच को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनकी ये चोट उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वो सिर्फ 27 साल की थी। नंबर 1, पेरो एग्वायो जूनियर। ये दिखाते हुए कि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है और सबसे अच्छे और अनुभवी खिलाड़ी भी बड़ी दुर्घटना से नहीं बच सकते। पेरो एग्वायो जूनियर की मौत ने रेसलिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। महान ल्यूचाडोर के बेटे एग्वायो जूनियर, मैनिक जिन्हें TJP के नाम से भी जाना जाता है, के साथ टीम में थे और एक्सट्रीम टाइगर और रे मिस्टीरियो के खिलाफ 20 मार्च 2015 को टिजुआना में खेल रहे थे, जब मैच के अंत में ये दुर्घटना हो गई। मिस्टीरियो ने एग्वायो के पीछे एक ड्रॉप किक मारी जिससे लॉस पेरोस डेल मैल ग्रुप के लीडर जाकर बीच वाली रस्सी पर गिर गए और वहीं वो लड़खड़ा गए। मैच आगे बढ़ गया और रे ने एग्वायो और मैनिक को बिना अच्छी तरह कांटेक्ट के डबल 619 मारा और मैच को खत्म किया। तभी कोनन रिंग के किनारे बुरी तरह से पेरो को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि वो सिर्फ बेहोश हुए हैं, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि यहाँ इससे ज्यादा कुछ गंभीर समस्या हो गई है। एग्वायो को वहीं एक लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने 1 घंटे तक उन्हें जिंदा करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें 35 की उम्र में मृत घोषित कर दिया गया। मौत का कारण दिल का दौरा बताया जाता है, जो कि रीढ़ की 3 हड्डी टूटने की वजह से सर्विकल स्ट्रोक आने के कारण हुआ। ये इस बात को याद दिलाता है कि रेसलर्स जब भी रिंग में उतरते हैं तो वो कितना बड़ा खतरा मोल लेते हैं और कैसे सबसे ज्यादा आसान दिखने वाली मूव भी किसी की जान ले सकती है।